हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को घनी घनी राम राम। एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल पे मैं सतीश कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चा लोग, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं यह देना चाहूँगा कि तकनीकी खराबी की वजह से मैं क्षमा चाहूँगा कि आज आप लोगों के साथ, जैसा कि मैंने कहा था कि लाइव संवाद होगा, तो आई एम रियली सॉरी बच्चा लोग, आज लाइव संवाद हम लोग नहीं कर पाएंगे। और तकनीकी खराबी की वजह से, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल रात को मैथ्स की क्लास भी नहीं हो पाई, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें। ये सब चीज़ें चलती रहती है, तकनीकी खराबी से कभी कभार क्लास आगे पीछे हो जाती है। आप लोग यूँ सोच लीजिएगा कि जैसे कि आप लोग जैसे ऑफलाइन में छुट्टी वगैरह करते थे तो एक दिन क्लास की छुट्टी समझ लीजिएगा। तो आज हम लोग, जो हमारा मुद्दा है पढ़ाई, तो हम करेंगे। लाइव संवाद वगैरह कंटिन्यू हो सकता है कि कल से शुरू करें हम लोग। तो शुरू करते हैं। हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था की जो टॉपिक्स हमारा जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। संघ व उसका राज्य क्षेत्र पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं हम लोग। जो भाग पहला है उसका भाग 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो बातें हम लोग करेंगे और जो नेक्स्ट इसी जो पार्ट का जो सेशन आएगा, बहुत ही आप लोगों को ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलने वाली है। जो बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और रीड पटवा तो ये सब उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसमें मैंने आपको बताया कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया। पहला भाग, जिसकी कहानी मैंने आपको बताया कि विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन की बात करेंगे हम लोग। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जो देशी राज्यों के विलय की कहानी है, एकीकरण के समय की बात करेंगे। साथ ही साथ वर्तमान में राज्यों की डिमांड्स क्या है, क्या वे अलग होना चाहते हैं, जो भी बातें हैं, एक राज्य से एक नया राज्य कैसे बनता है, इन बातों को लेके हम लोग आज और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जो हमारा भाग फर्स्ट है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। बच्चों, जो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई कि जो पहला भाग है कवर करता है आर्टिकल 1 से 4, और जो पहला अनुच्छेद था उसके मैंने आपको सारे के सारे सेक्शन बता दिए। आर्टिकल 1 का सेक्शन 1 कहता है, जो क्लोज 1 है, वो बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी भी राज्य को भारत में संघ से अलग होने की आज़ादी नहीं है बिना संसद की अनुमति के। साथ ही साथ आर्टिकल जो 1 का सेक्शन 2 है, जिसमें हमने अनुसूचियों की बात की, यूपी, बिहार, आपनों, राजस्थान की बात करी आपा, और यह बताया मैंने आपको कि अलग अलग राज्यों के नाम का उल्लेख आर्टिकल 1 के सेक्शन 2 में मिलता है, जहां अनुसूचियों की बात होती है। क्योंकि अनुसूचियां जो बताती है कि जो पहली अनुसूची है राज्यों के नाम से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से संबंधित है। तो इसके बाद आर्टिकल 1 का जो 3rd सेक्शन था, उसमें मैंने आपको केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया। 8 केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे जो प्रतिनिधि होते हैं, कहाँ पे मुख्य प्रशासक है, और साथ ही साथ कहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल क्षेत्र। मैंने आपको यह भी बताया कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स रहते हैं, क्या क्या चीज़ों को तवज्जो दी जाती है। मैंने बताया कि जहाँ विविधता हो, जनजातीय क्षेत्र हो, विवादित कैटेगरीज में आए, क्षेत्रफल में छोटा हो, साथ ही साथ जनसंख्या की दृष्टि से भी उसको काउंट किया जाता है, देखा जाता है। तो जो पहला भाग है हमारा भारतीय संविधान का, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, तो हम लोग डिस्कस करेंगे राज्यों के पुनर्गठन की। बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। तो बच्चा लोग, जहाँ मैंने आर्टिकल 1 का सेक्शन 3 था, वहीं से मैं बात शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ मैंने ख़त्म की थी कि आर्टिकल 1 का जो सेक्शन 3 है, आर्टिकल 1 का सब क्लोज 3 देखिएगा। इसमें मैंने आपको जो संघ वर्ड है उसके बारे में बताया। जो हमारा संघ वर्ड था यूनियन,
भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने यूनियन शब्द को जगह दी बजाय कि फेडरेशन के। यूनियन और फेडरेशन शब्द में क्या अंतर है मैं बता चुका हूं। जिन बच्चों को यूनियन और फेडरेशन से संबंधित अलग अलग देशों में, जैसे हमने तुलना करके बताया था, अमेरिका के साथ मैंने तुलना की कि अमेरिका में परिसंघ जो संघ वर्ड है उसके लिए फेडरेशन यूज होता है, भारतीय संविधान में यूनियन। दोनों प्रकार के जो वर्ड है उनमें अंतर क्या है मैंने आपको सब कुछ बताया। तो आप लोग जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा वो पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, अगर उनको, तभी आप लोग जो सेक्शन 1 है भारतीय संविधान का भाग 1 है उसके सेक्शन 2 में जो आज की क्लास है तभी आपको समझ आएगी, अगर आप लोगों ने पहली क्लास संघ और उसका राज्य क्षेत्र की ली है। जो बच्चे कंटिन्यू हैं उनको तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो बीच में से आप लोग जो नए बच्चे हैं वीडियो ना देखें, जो इससे पहले वाला पार्ट है, क्योंकि पार्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज पूरा चलेगा। और उसके बाद जो टेस्ट रहेगा, प्रश्नोत्तरी रहेगी, वह भी टॉपिक्स वाइज ही रहने वाली है। तो जो आर्टिकल 1 का सेक्शन 3 था उसमें यूनियन वर्ड का डिफाइन किया गया, और यूनियन वर्ड के मैंने आपको 3 पार्ट बताए, एक राज्य, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा एक्वायर्ड एरिया, अर्जित राज्य क्षेत्र। अब आप लोगों को एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे पुलिस पटवार की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एयरफोर्स और जो पुलिस के बच्चे हैं उनको लग रहा होगा कि सर आप इतना डीप में पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखें, हमारा जो टारगेट है कि हमें पुलिस जो वाले जो बच्चे हैं पुलिस तक ही सीमित नहीं रहना, हमें आगे का भी सोचना है, आरएस का। आप एक नौकरी से संतुष्ट नहीं हो सकते, अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखो। इस वजह से ये जितने भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आपको डाटा देने वाला हूँ। तो आप लोग ये ना सोचे कि यार वो टॉपिक तुम्हारा बोर कर रही है। भाई संविधान हमारे व्यक्तिगत जो जीवन है उसका हिस्सा है, देश की पॉलिटिक्स हमें अपने इस जन्म में, जो आप लोगों की ये जो पीढ़ी है इस समय, आपको जाननी ही पड़ेगी कि हमारे देश की राजनीति में क्या हो रहा है। तो यह सब्जेक्ट आप लोग प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के पर्पज से भले ही आप लोग देख रहे हो, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, सीखें कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ होती है। बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को, अगर आप लोग कंटिन्यू वॉच करते हो, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करते हो और लाइक वगैरह करते हो। तो आप लोग ध्यान रखें, आप ये ना सोचेंगे सर आप इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे हो, हम बोर हो रहे हैं। तो बोर नहीं होना, अपन ने मेहनत करनी है, अपन ने नॉलेज बढ़ाना है। तो अब आगे बात करा, जैसा कि इनके बारे में मैंने आपको बताया, राज्य का मतलब राज्य के मुखिया से था, जो मैंने बताया राज्यपाल होता है, उसकी सहायता के लिए एक विधानमंडल की बात की थी पिछली क्लास में। संघ राज्य क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। जो पहला भाग मैंने आपको बताया केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में आने वाला क्षेत्र। और अर्जित राज्य क्षेत्र के बारे में बताया, वह हिस्सा जो भारत का नहीं है, बाद में भारत के संग में मिलाया गया, उसे कहा जाता है अर्जित राज्य क्षेत्र। अब इसी अर्जित राज्य क्षेत्र की 3 और कैटेगरीज है, तो ध्यान से देखना बच्चा लोग। यह हमारा हो चुका, इसकी भी बात हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं अर्जित राज्य क्षेत्र की, ध्यान से देखिएगा। अर्जित राज्य क्षेत्र, एक्वायर्ड एरिया। अर्जित का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि जो बाद में शामिल किया गया क्षेत्र, या अर्जित किया गया, गोद लिया गया कह सकते हो आप लोग। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण से बताया था कि अभी तक आप लोगों को पॉलिटी का, राजनीति का ज्ञान नहीं है। आप लोग मुझसे पॉलिटी का ज्ञान ले रहे हो, तो अभी तक आपको अर्जित नहीं है पॉलिटी का ज्ञान। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आपको वो ज्ञान अर्जित हो जाएगा। तो यानी कि बाद में आपको मिला, तो सेम टू सेम हूबहू मैं यही कहना चाहूँगा कि अर्जित राज्य क्षेत्र वह कैटेगरी होती है जो बाद में भारतीय संघ में शामिल हुआ क्षेत्र है। तो अर्जित राज्य क्षेत्र के 3 प्रकार है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 कैटेगरीज आती है। नंबर 1 वह क्षेत्र जो विजय द्वारा हासिल किया गया हो, विक्ट्री द्वारा। नंबर 2 संधि द्वारा, ट्रीटी द्वारा, जो संधि के द्वारा हासिल किया गया क्षेत्र हो।
तीसरा दावा प्रस्तुत करके, या आप लिख सकते हो दावा रहित क्षेत्र पर, दावा रहित क्षेत्र पर दावा प्रस्तुत करके। अर्जित राज्य क्षेत्र की 3 कैटेगरीज आप लोग देख पा रहे हो बच्चा लोग, विजय द्वारा, संधि द्वारा और दावा रहित क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करके थे केस को कि कब्जो कर लियो, जी आप जगह पर कब्जो करा, प्रॉपर्टी पर कब्जो करा, सेम यही तीसरा टाइप है अर्जित राज्य क्षेत्र का। तो आप लोग बच्चा लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेने में अगर आप लोगों को थोड़ी समस्या पैदा हो रही है तो थे वीडियो ने बार बार घुमा देखियो ताकि थाने याद हो जाए। तो दावा रहित क्षेत्र, संधि, विजय 3 कैटेगरीज है अर्जित राज्य क्षेत्र को हासिल करने के लिए। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को 3 कैटेगरीज है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठेगा कि गुरुजी आपने तीनों बता दिए, थोड़ा उदाहरण बताओ ताकि हमारे दिमाग में आवे कि हाँ आप आ चीज़ यहाँ समझ सका। तो देखो उदाहरण के लिए बताऊं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हमने। अगर अर्जित राज्य क्षेत्र में मैं बात करूं, सबसे पहले टाइप फर्स्ट की, विजय उदाहरण के लिए याद रखिएगा एग्जाम्पल गोवा। गोवा हमने सैन्य समर्थन की सहायता से, सैन्य शक्ति से हासिल किया, विजय पाई हमने। और जो गोवा की बात की जाए, गोवा अधीन था पुर्तगालियों के। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। तो दोस्तों यह जो गोवा था 1961 में हमने इस पे अधिकार जमाया और 1962 में 12वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसके अंतर्गत इसको भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। बाद में 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो जो इसके पीछे की कहानी है वो ऐसे है दोस्तों कि जो गोवा है पुर्तगालियों के अधीन था। पुर्तगालियों का कहना था कि गोवा हमारा है। पुनर्गठन के बाद की कहानी कुछ यूं थी कि जब 1956 में हम लोग डिस्कस करेंगे, 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद भारत में 14 नए राज्य बनाने की स्वीकृति मिली। तो भारत एक ऐसा रूप ले चुका था जिसमें अगर कोई इंटरनली, चाहे वो देसी रियासत है, चाहे वो कोई राज्य है, तो बाहरी किसी भी क्षेत्र को देना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हम लोग वीज़ा नहीं ले सकते, वही भारत के अंदर। तो पूरा का पूरा भारत 28 राज्यों का संघ था, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वीज़ा पॉसिबल नहीं था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताऊं तो ध्यान दीजिएगा, गोवा से दमन व दीव, ये दोनों के दोनों पुर्तगालियों के केंद्र थे, जहां इनका शासन था, पुर्तगालियों के अधीन थे। तो दोस्तों गोवा और दमन दीव दोनों के दोनों 1961 में हमने इनको अपने अधीन किया। तो जो केस ये था कि पुनर्गठन के बाद गोवा, इंडिया वाले कह रहे हैं कि गोवा मारो है और गोवा थान ध्यान ही है। गोवा तो दोस्तों गोवा ही है, अगर थाना लागे एक बार सरकारी नौकरी लाग जो तो गोवा जरूर जाइजियो। तो बात ये है कि पुर्तगालियों के अधीन गोवा और दमन दीव। अब यहाँ बात की जाए, गोवा से दमन दीव जाने के लिए ये जो बीच वाला एरिया था ये भारत के अधीन था। भारतीय इस बात का विरोध कर रहे हैं। नेहरू जी ने कहा कि भाई आप लोग तो यूरोप के हो, तो गोवा आपका कैसे होगा? क्या आप लोग इतनी लंबी दूरी तक क्या आप ट्रेन लेके जाओगे या कोई अलग से समुद्र की व्यवस्था करोगे जिससे व्यापार वगैरह हो सके? आप यूरोप के होता, आप यूरोप जाइए, ये गोवा अब भारत का हिस्सा बनने वाला है। तो पहले तो प्यार से समझाया सरकार ने, लेकिन पुर्तगाली नहीं माने कि गोवा तो मारो है। लेकिन समस्या यह थी कि ये गोवा से दमन दीव जाने के लिए भारतीयों ने यह कहा कि वीज़ा कहाँ से लोगे, क्योंकि बीच वाला क्षेत्र गोवा और दमन दीव के बीच में भारत के अधीन था और भारत सरकार ने साफ साफ बोला कि हम लोग वीज़ा नहीं देंगे, तो आपको समस्या पैदा होगी, इसकी बजाय कि आप लोग यह हमारे क्षेत्र में शामिल करने का परमिशन दे दीजिए। लेकिन पुर्तगाली नहीं माने। बाद में
क्षेत्र पे विजय हासिल करने के लिए यह एक ऐसा मैटर था जो यूएन में चला गया, यूनाइटेड नेशन में चला गया। और यूनाइटेड नेशन में भारत सरकार ने साफ साफ बोल दिया कि हम लोग अपनी सैन्य कार्रवाई करेंगे अगर पुर्तगाली नहीं मानते हैं। तो बाद में दोस्तों फिर सैन्य कार्रवाई हुई। सैन्य कार्रवाई को जो समर्थन मिला, जहां यूएन में बाकी देशों ने भारत के खिलाफ वोटिंग की, पक्ष में नहीं थे, वहीं रूस का समर्थन मिला। रूस का समर्थन मिला और गोवा आपणो हो गयो। तो ध्यान देना, 12वां जो संविधान संशोधन है 1962, गोवा भारत संघ में, भारत संघ का हिस्सा बन गया। और किस रूप में? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। यूनियन टेरिटरी के रूप में। और बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। आगे जाके 1987 में जब मैं आप लोगों को राज्यों का पुनर्गठन पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, देशी रियासतों के विलय की कहानी भी शायद अगर आज हम लोग पढ़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हो पाएगी। तब आपको बताऊंगा कि गोवा जो 1987 में इसको भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ बात हो रही है विजय द्वारा। गोवा, ये कहानी आपके सामने है कि गोवा पुर्तगालियों का अधीन था, सैन्य कार्रवाई से हमने उसको अपने अंडर में लिया, तो याद रखिएगा। और अगर विजय की बात करूं तो विजय के लिए एग्जाम्पल याद रखिएगा पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। जब पीओके पे भारत का कब्जा होगा, जब पीओके, अभी तो हमने जम्मू कश्मीर लिया है साथियों, वो दिन दूर नहीं जब हम लोग जो कश्मीर के जिस पार्ट पे पाकिस्तान का कब्जा है वो भी हमारे अधीन होगा बहुत जल्द। अभी कोरोना का जैसे समय ख़त्म होगा तब इसी की ओर भारत सरकार कार्रवाई करेगी। इस बनने लाग रही है, बाकी राम जाने। तो जो पीओके है जब भारतीय संघ में मिलाया जाएगा तो ये जो ऑपरेशन होगा, जो भी नाम दिया जाएगा, तो आप लोग कह सकते हो कि जो हमारा अर्जित राज्य क्षेत्र है उसकी जो कैटेगरी है, फर्स्ट संधि करने वाले पाकिस्तानी मुझे लगते नहीं हैं। और तीसरा दावा जो भारत कर रहा है, खैर वो देखने वाली बात है, यूएन का समर्थन भी चाहिए, इसमें बात यूएन तक पहुंच चुकी है, तो ये खैर देखेंगे कि, लेकिन कैटेगरी हमारी यही रहेगी। याद रखिएगा विजय द्वारा या दावा जो भारत कर रहा है लेकिन वो अधिकृत जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अधीन ही है, तो दावे वाला केस और संधि तो पाकिस्तान कभी नहीं करे लो। बात रही विजय की, सैन्य कार्रवाई होगी, हमारी भारतीय सेना ही पीओके को भारतीय संघ में मिलाएगी। खैर जो कैटेगरी रहेगी याद रखिएगा विजय वाली, पीओके और एक गोवा। बात करें संधि द्वारा जो सेकंड कैटेगरी है, ट्रीटी बाय ट्रीटी, संधि द्वारा याद रखिएगा हमने फ्रांस की जो बस्तियां थी, फ्रांस की बस्तियां भारत संघ में मिलाई गई। 1950 के समय की बात कर रहा हूं मैं। फ्रांस की बस्तियां जिनके उदाहरण के तौर पे याद रखिएगा यनम, माहे और कारिकल। पुदुचेरी के रूप में आप लोग इनको देख सकते हो। 1950 में फ्रांसीसी बस्तियों के नाम आप लोग देख पा रहे हो, यनम, माहे और ये जो पुदुचेरी है फ्रांसीसियों के दिन, इन्हें हमने भारत संघ में मिलाया संधि के द्वारा। साथ ही साथ एक चंदर नगर है बंगाल के अंदर, चंदर नगर भी हमने फ्रांस से लिया, याद रखिएगा चंदर नगर। तो ये जो शब्द आपके सामने लिखेंगे, ये नम माहे कारिकल, ये जो जगह मैंने आपको बताई है, यह संधि द्वारा
भारतीय संघ में मिलाए गए अर्जित राज्य क्षेत्र का पार्ट 2। बात करें दावा रहित, दावा रहित के साथ साथ संधि द्वारा कभी कभार अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो जैसा कि जो नेपाल है अभी भारत के साथ थोड़ा आंख दिखा रहा है भारत को। देख लो जो पूरा देश जो भारत पे निर्भर करता है, आज उसकी हिम्मत देखो, एक दूसरे देश के सपोर्ट से वो भारत के खिलाफ खड़ा होने की सोच रहा है, लेकिन खड़ा हो नहीं पाएगा। आप लोग देखते रहिएगा क्या कंडीशंस रहती है फ्यूचर में। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये जो संधि है, अब माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, वहाँ लोग अलग अलग देशों से चढ़ते रहते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से भी बहुत सारे लोग जाते हैं। अब सोचो कि माउंट एवरेस्ट को लोगों ने खेल बना रखा है। अगर जोधपुर के लोग जाएं, बीकानेर के जाए, यूपी, बिहार, इंडिया के अलग अलग राज्यों से बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं। कल को अगर नेपाल के दिमाग में आ जाए कि भाई आप लोगों ने इसको घर समझ रखा है कि पूरे दिन आप लोग घूमते हो, शाम को यहाँ आ जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर नेपाल चाहे तो बोल दे कि भाई आप एक काम करो, आप माउंट एवरेस्ट आप अपने क्षेत्र में शामिल कर लो, इसको भारत का हिस्सा बना लो, हमें नहीं चाहिए ये क्षेत्र। तो खैर ये तो बात की बात है साथियों, देखते हैं क्या होता है। तो माउंट एवरेस्ट तो खैर अभी नेपाल में है, तो ऐसी अगर परिस्थिति बनेगी तो संधि द्वारा उसको अपने क्षेत्र में मिलाया जा सकता है। तीसरी बात, दावा रहित क्षेत्र पर दावा प्रस्तुत करके, दावा रहित क्षेत्र पर दावा प्रस्तुत करके। तो बच्चा लोग इसके लिए जो उदाहरण है, देखो मैंने जैसे कि आपको बताया कि बात है कब्जो करनाली। अब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे एक देश अगर दावा करता है कि ये हमारे अधीन है, जहाँ पे पहले किसी ने दावा नहीं कर रखा हो, तो ऐसी कंडीशन के तौर पे अगर मैं उदाहरण बताऊँ आपको, तो उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं, नॉर्थ पोल की बात करते हैं। नॉर्थ पोल की बात करने जा रहा हूं, तो ये आप लोग याद रखें ऐसे आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव पर भारत ने एक स्टेशन बनाया जिसका नाम है गंगोत्री स्टेशन। यहां भारत का नियंत्रण क्षेत्र है। आप लोग देख पा रहे हो कि भारत ने उत्तरी ध्रुव पर दावा प्रस्तुत किया एक जगह पे, और उसका वहाँ पे स्टेशन बनाया गया है, गंगोत्री स्टेशन उसका नाम है। तो यह भारत के अधीन क्षेत्र है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे दावा प्रस्तुत करके अपने अधीन किसी क्षेत्र को अपना बना लेना, ये पार्ट है अर्जित राज्य क्षेत्र का थर्ड। एक क्षेत्र पे दावा किया जाए कि ये हमारा है, नियंत्रण में आ गया, भारत के संघ का हिस्सा हो गया। और बात की जाए इसी का एक दावा रहित क्षेत्र का एक उदाहरण बताऊँ तो बंगाल की खाड़ी में एक विवाद हुआ, भारत बनाम बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद हुआ बंगाल की खाड़ी में। बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप को लेकर विवाद हुआ, और उस द्वीप का नाम न्यूमोर द्वीप। मात्रा बड़ी आएगी, आप लोग सही कर लीजिएगा इसको। तो लीजिए, न्यूमोर द्वीप, बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा द्वीप समूह दिखाई दिया गया जिसका नाम न्यूमोर द्वीप था। अब दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में न्यूमोर द्वीप पे जैसे यह एक नया टापू, एक नई जगह दिखी, बीएसएफ वालों ने, इंडियन जो भारतीय हमारी जो सेना है, उन्होंने वहाँ पे भारतीय झंडा लगा दिया। इस बात का विरोध किया बांग्लादेशियों ने कि आज जगह तो हमारी है, थे झंडो क्या लगा रहे हो, क्योंकि वो क्षेत्र एक ऐसा था जहाँ पे नदी आके गिर रही थी। तो कंडीशन यह कहती है कि अगर दो देशों के मध्य अगर एक खाड़ी में कोई नदी गिर रही है
तो जो उसका 50% से अधिक हिस्सा अगर किसी देश के एरिया में आ रहा है तो वो क्षेत्र उसका होगा, चाहे वहाँ पे कोई द्वीप हो, टापू हो, तो उस देश का होगा। लेकिन भारतीयों ने कहा कि पहले हमने यहाँ पे झंडा फहराया, पहले हमें मिला ये द्वीप, तो यह जो नदी का जो पानी गिर रहा है यह तो कल को रुख बदल लेगा। लेकिन बाद में बांग्लादेश ने इस मुद्दे को पहुंचाया यूएन में कि भारत कब्जा कर रहा है, जो हमारी जगह पे एक जो द्वीप मिला है ये द्वीप हमारा है। लेकिन आज थाने बात बताऊं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जल स्तर बढ़ा और वो द्वीप पानी में गियो डूब। अब ना भारत वाला बोल रहा है ना बांग्लादेश वाला बोल रहा है, तो ये दावा रही क्षेत्र की कैटेगरी में आता था, लेकिन दावा प्रस्तुत इंडिया ने किया, झंडा ले रहा है, लेकिन ये द्वीप डूब गया। तो ये जो द्वीप है डूब गया है, तो दावा भी खत्म हो गया। तो याद रखें 3 कैटेगरीज में आप लोगों ने बताई, एक बार फिर से देखिएगा। हाँ जी, राज्य के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, संघ राज्य क्षेत्र की बात कर चुके हैं, अर्जित राज्य क्षेत्र की भी बात हमने शुरू की। 3 कैटेगरी, विजय गोवा हमारा हुआ, संधि यनम माहे कारिकल फ्रांसीसी बस्तियां हमारी हुई, दावा रहित गंगोत्री स्टेशन जो नॉर्थ पोल पे है भारतीय सेना के हाथ में है वो, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया ये जो 1950 में जो फ्रांसीसी बस्तियां हमारे अधीन हुई, और ये जो अंतिम जो विवाद है जो मैंने आपको बताया, न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में दावा रहित एक जो दावा प्रस्तुत किया भारतीय सेना ने, लेकिन द्वीप डूब चुका है। खैर ये चलता रहता है दोस्तों। अब बात करें आर्टिकल 1 के सारे सेक्शन हम लोग कर चुके हैं, 1.1, 1.2, 1.3। अब बात करेंगे आर्टिकल 2। बच्चा लोग अनुच्छेद 1 पूरा हो गया, 2, 3, 4 कंटिन्यू अच्छे से देखिएगा। अब बात करें अनुच्छेद 2 के बारे में। आर्टिकल 2 क्या बोलता है, जरा गौर से देखिएगा। नए राज्यों के प्रवेश, एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य के प्रवेश व उसकी स्थापना का अधिकार। संसद के पास है। देखिए भाई, अनुच्छेद 2 बोलता है कि एक नए राज्य क्षेत्र को जो भारत का हिस्सा नहीं है, अगर उसको भारत में मिलाया जाए, भारतीय संघ में मिलाया जाए, तो जो संसद है ये अधिकार उसी के पास है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो संसद ये जो कार्य करेगी, पूरी बात यह है कि संसद विधि बनाकर या विधि द्वारा, संसद विधि बनाकर शर्तें जो इसके लिए अप्लाई होती है, शर्तों के अधीन एक राज्य क्षेत्र को जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है उसको भारतीय संघ में मिला सकती है। याद रखिएगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि राज्यों के नाम का परिवर्तन और एक राज्य का जो गठन एक राज्य से दूसरा राज्य बनाया जाए, तब कौन सा अनुच्छेद प्रभावी होता है, अप्लाई होता है, तो हमारा जवाब होना चाहिए अनुच्छेद 3। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, एक ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है, बाद में भारतीय हिस्से में भारतीय संघ में मिलाया जाए, उसके लिए कौन सा अनुच्छेद काम करेगा, अनुच्छेद 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और यह अधिकार किसके पास है, एक नए राज्य के प्रवेश का। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, बी प्रधानमंत्री, सी पार्लियामेंट, या डी कोई सा भी ऑप्शन आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन आपका जवाब होना चाहिए पार्लियामेंट। संसद के पास अधिकार है, एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट एंड जो स्टेब्लिशमेंट राइट है इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू लॉ। अब बात करें उदाहरण के तौर पे कि यह जैसे नए राज्य के प्रवेश की मैं बात बता रहा हूँ, तो सर उदाहरण जो इसका है देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, सिक्किम जो पहले ब्रिटेन के अधीन था,
ब्रिटेन के अधीन एक स्वतंत्र राज्य था। ब्रिटेन सिक्किम के अधीन अपना स्वतंत्र शासन कर रहा था। राज्यों के पुनर्गठन के बाद कहानी यह थी कि भारत में जो सिक्किम तक, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भारत में जो सिक्किम का विलय हुआ, सिक्किम से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए जो बीच का क्षेत्र था यह भारत के अधीन था। तो समस्या यह आई साथियों, तो सिक्किम की कहानी यह थी, सिक्किम पे राज था, जो शासक था वो था चोग्याल। चोग्याल आप यूँ कह सकते हो कि पर्टिकुलर राजकुमारों का एक ग्रुप था, उसमें चोग्याल नामक राजा, एक राजकुमार शासक था। जनता दुखी थी सिक्किम की इस शासक से। इस शासक को सिक्किम की जनता पसंद नहीं करती थी। जो जनता थी, जनता शासक को पसंद नहीं करती थी, और जो सिक्किम की जनता थी वह अपने लोकतांत्रिक, वह राजनीतिक मूल्यों की मांग कर रही थी। अब मैंने आपको बताया कि सिक्किम जो ब्रिटेन के अधीन था, अब भारत में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट था, वहाँ से सिक्किम तक जाने के लिए बीच में जो क्षेत्र था वह भारत के अधीन हिस्से में आ रहा था। तो समस्या यह थी कि जो सिक्किम का जो विलय हुआ, जो अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, तो हम लोग बात करें तो यहाँ को, ये जो सिक्किम है इसको भारत में कैसे विलय किया गया। यहाँ का शासक था चोग्याल, और चोग्याल को जनता पसंद नहीं करती थी। जनता अपने लोकतांत्रिक और राजनीतिक मूल्यों की मांग कर रही थी। तो उनको यह लगा कि पूरा का पूरा सिक्किम, जो वहाँ पे जो जनता थी उनके दिमाग में यही था कि हम लोग भारत का हिस्सा बन जाएं। तो जो कार्यवाही हुई इसको लेकर के, वह हुआ जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेफरेंडम। ध्यान दीजिएगा, रेफरेंडम। जनता की जो आवाज़ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जनमत संग्रह हुआ सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए। राजा जो यहाँ का था चोग्याल वंश, जो चोग्याल था वह विरोध कर रहा था। जो जनता थी वो राजा को नहीं चाह रही थी, लेकिन राजा चाहता था कि ये जनता पूरी की पूरी मेरे अधीन ही रहे। वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि हम लोगों को भारतीय क्षेत्र मिलाया जाए। तो उस समय जो देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में यहाँ की जो जनता है सिक्किम की बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, क्योंकि 1971 में इन्होंने एक नया पाकिस्तान से, जो पूर्वी पाकिस्तान सा एक नया देश बना दिया, बांग्लादेश। तो यहाँ की जनता उम्मीद कर रही थी इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी को संदेश भेजाया गया। तब इंदिरा गांधी ने इस जनमत संग्रह का समर्थन किया और उस चोग्याल वंश को पत्र लिखाया कि भाई या तो हम लोग सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं या फिर अपना पूरा क्षेत्र भारत के अधीन आप लोग कर दीजिए। बाद में जब चोग्याल शासक नहीं माना तब उसको यह कहा गया कि हम लोग, जो हमारी सेना है पूरी की पूरी आपके क्षेत्र के आउटर एरिया पे खड़ी है, तो आप लोग अपना समर्पण कर दीजिए। तब राजा मान गया और पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, देखिएगा, भारत के अधीन हुआ सिक्किम का, और सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाने के लिए इसको संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया।
सिक्किम को इंदिरा गांधी के प्रयासों से भारतीय संघ में मिलाया गया और संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। इंग्लिश में बात की जाए तो एसोसिएट स्टेट। और यह जो सिक्किम भारत का हिस्सा बना, संयुक्त राज्य का इसको दर्जा दिया गया, एसोसिएट जो स्टेट का इसको दर्जा दिया गया। तो सिक्किम की बात करें, इसको दर्जा दिया गया 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को एक सहायक जो स्टेट है भारत का, उसका दर्जा दिया गया। भारत संघ का हिस्सा बना और यह जो हिस्सा बना, यह बना आर्टिकल 2A या 2K के अंतर्गत। बट वर्तमान में ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 2K अस्तित्व में, याद रखिएगा, वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। अनुच्छेद 2A निरस्त हो चुका है, खत्म किया जा चुका है, भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, अनुच्छेद 2 का हिस्सा नहीं है। तो जब 35वां संविधान से 1974 के द्वारा इसको सहायक राज्य का, संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया, एसोसिएट जो स्टेटस है वो दिया गया। और बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को यह जो था पूर्ण दर्जा था एक राज्य का, पूर्ण रूप से एक राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में भारत के 22वें राज्य के रूप में। तो यह उदाहरण था बच्चा लोग आर्टिकल 2 का कि एक क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है, चाहे वो जनमत संग्रह से लिया गया हो, चाहे वो सैन्य कार्यवाही के द्वारा लिया गया हो, संघ में मिलाया गया। और याद रखिएगा, एक ऐसा राज्य का नाम बताइए जिसके लिए संविधान संशोधन लाना पड़ा और संयुक्त राज्य का दर्जा देना पड़ा। तो याद रखिएगा सिक्किम। और जो 35वां और 36वां जो संविधान संशोधन है, मैंने आपको वर्ष बताया। पूछा जाए 36वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो आपको जवाब होना चाहिए सिक्किम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिक्किम राज्य को पूर्ण रूप से भारतीय एक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 में। और मैंने बताया कि यहाँ का जो शासक था चौग्याल था, पसंद नहीं करता था और भारत के हिस्से में शामिल होना। वह जनता का भी मतलब जनता को दबा रहा था कि जनमत संग्रह नहीं हो, लेकिन इंदिरा गांधी के प्रयासों से सिक्किम को भारतीय संघ में भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो यह जो उदाहरण था, अनुच्छेद 2 की बात की मैंने, एक नए राज्य का प्रवेश और उसकी स्थापना का अधिकार संसद के हाथ में है। और जो संविधान संशोधन है वो साथियों संसद ही करती है। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है आर्टिकल 3। तो बच्चा लोग आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 मेरे को आपको बहुत विस्तार पूर्वक बताने पड़ेंगे। आर्टिकल 3 में एक राज्य का निर्माण, सीमा क्षेत्र वगैरह कैसे चेंज होते हैं, क्या क्या उसके प्रावधान है, और आर्टिकल 4 क्या कहता है, हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में। आज लाइव संवाद नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तकनीकी खराबी से कभी कभार दोस्तों समस्या आ जाती है, तो आप लोग भी इस बात को समझें, क्योंकि मशीनरी में गलती आ जाती है, इंसान ही गलतियाँ करता है और अपनी गलतियों से सीखता है। तो बच्चों अनुच्छेद 1 और 2 पार्ट 1 के 2 सेक्शन पूरे हो चुके हैं। कल की क्लास में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। कल की क्लास में आप लोगों को बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। क्लास का टाइम भी लंबा हो सकता है, तो कंटिन्यू वॉच कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, और जो बेल आइकन है सम्राट सर की क्लास के लिए वो कंटिन्यू आप लोग रिमाइंडर पे ही रखें। तो मिलते हैं बच्चा लोग कल सुबह 8 बजे। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।